हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुयश। तो हमने अभी तक देख लिया अबाउट द पीसीटी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और अर्ली और लेट डीसीटी पार्ट्स को हमने डिस्कस कर दिया है इन द आवर प्रीवियस वीडियोस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कि बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या एब्जॉर्ब होता है और कैसे होता है, और एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का इसके जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये अर्ली जो ले अर्ली दिस वन इज द अर्ली डीसीटी, दिस वन इज द लेट डीसीटी। जो एंड वाला पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, ये वाला पोर्शन दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट बना देता है। तो अब बात करते हैं, सपोज ये बनाया मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर ये सपोज करिए प्रिंसिपल सेल हैं, दीज आर दी प्रिंसिपल सेल्स। तो जब भी एल्डो पहले रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन पढ़ते हैं, तो एल्डोस्टेरॉन सबसे पहले हमने जैसे रास मैकेनिज्म में पढ़ा था एल्डोस्टेरॉन कैसे रिलीज होता है। जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से एक्टिवेट होके एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंड एंजियोटेंसिन 1 जो पल्मोनरी कैपिलरी बेड्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसके थ्रू एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। जब एंड जो एंजियोटेंसिन 2 था वो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और एल्डोस्टेरॉन बनाता है। एल्डोस्टेरॉन किन किन केसेस में रिलीज होता है ये एक बार लिख लेते हैं। ये रिलीज होता है इन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में रिलीज होता है। इन केस ऑफ शॉक, इन केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट, हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट में रिलीज होता है। सपोज बॉडी में किसी पेशेंट का हेमरेज हो गया है उसमें रिलीज होता है। और एक्सेस अमाउंट रिलीज होता है, एक सिंड्रोम होता है नोन एज द कॉन्स सिंड्रोम, नोन एज द कॉन्स सिंड्रोम। कॉन्स सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है जहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है। तो उस ट्यूमर की वजह से जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है। अब देखते हैं हम जब एल्डोस्टेरोन आता है तो जो प्रिंसिपल सेल्स हैं हमारे पास, प्रिंसिपल सेल्स में हमारे पास ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं और ये रिसेप्टर है फॉर एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन जो है ये आया, एल्डोस्टेरोन को हमने स्टार से डिनोट किया। ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पर पहुँचता है तो कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे वी विल डिनोट इट विद डिफरेंट कलर्स। सोडियम पोटेशियम एटीपेज, कुछ चैनल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज, उस जीन को रेगुलेट यहाँ पर होना है। और जैसे सोडियम चैनल्स होते हैं कुछ ऑन द ल्यूमिनल साइड, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज थे वो दीज आर ऑन द बेसोलेटरल साइड, और जो सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स हैं दीज विल बी प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल साइड। और यहाँ पर प्रेजेंट है पोटेशियम के चैनल्स। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रही है अबाउट द नंबर्स ऑफ द चैनल्स प्रेजेंट ऑन द बेसोलेटरल एंड ऑन द लेमिनल साइड। एंड जब एल्डोस्टेरोन आता है, जब एल्डोस्टेरोन यहाँ पर आया तो वो एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले इसने एल्डोस्टेरोन आया यहाँ पर, ये जो जीन्स हैं ये एमआरएनए रिलीज करेगी। एमआरएनए रिलीज करने पे प्रोटीन्स बनाएगी, कुछ प्रोटीन्स बनाएगी और इन तीनों प्रोटीन के नंबर को बढ़ा देगी। अब हम इसको, इन प्रोटीन के नंबर बढ़ गए, सोडियम पोटेशियम एटीपेज का नंबर बढ़ गया एंड हमारा दीज सोडियम चैनल्स इंक्रीज हो गए और जो हमारा पोटेशियम चैनल्स थे वो भी इंक्रीज हो गए। तो अब हम बताते हैं कि क्या होता है। 3 सोडियम, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है।
इसी तरीके से सोडियम को बाहर भेजता है एंड पोटेशियम को अंदर लाता है। और जो ये सोडियम चैनल हैं, यहाँ से एक्सेस ऑफ सोडियम अंदर की तरफ आता है, क्योंकि जब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने सोडियम बाहर भेजा तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है और यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये सोडियम इनटू द प्रिंसिपल सेल जाता है। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है। पोटेशियम यहाँ अंदर बढ़ गया तो ये पोटेशियम चैनल्स के थ्रू इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड चला जाता है। पोटेशियम के आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब सोडियम जाता है तो वाटर उसको फॉलो करता है, तो वाटर के साथ वो दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर गया। और ये मैकेनिज्म हमने रास में पढ़ा था इन द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो वो बीपी की रेगुलेशन को हेल्प करता है, उसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब देख लिया हमने, जब पोटेशियम आयन रिलीज हो गए, अब पोटेशियम आयन्स आ गए, तो जो यूरिन में, ये जब यूरिन आएगा, यूरिन में पोटेशियम लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा इन एल्डोस्टेरोन। और जो सोडियम और वाटर है वो बॉडी की जो ब्लड फ्लूइड है वो वापस रिटेन कर देगा एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से बीपी की रेगुलेशन होगी इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अब अगला देखते हैं, दिस वाज द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये था द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। Now we will study about the role of ADH, antidiuretic hormone. Next slide. अब हम ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की रेगुलेशन पढ़ेंगे और इसके इफेक्ट पढ़ेंगे ऑन द प्रिंसिपल सेल्स। सो बेसिकली जो दो हार्मोन, हाइपोथैलेमस जो है वो दो हार्मोन खुद बनाता है, ADH दैट इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। और ये पिट्यूटरी को स्टोर करने के लिए दे देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन को स्टोर करती है और जब नीड होता है तो इन्हें रिलीज कर देती है। जो ADH है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस। जो ADH है ये बनता है थ्रू द सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो जब ADH रिलीज हुआ तो ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन में वाटर का लॉस ज़्यादा होना, और जब हमने एंटी लगा दिया तो वाटर लॉस को कम करना। मतलब यूरिन अगर ADH एक्ट करेगा देन इट विल लीड टू रिलीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है उसको वाटर परमिएबल बनाता है। जब वाटर परमिएबल हो गया लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो जो वाटर है वो ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होता है, और वाटर जब रीएब्जॉर्ब हो गया तो अंदर वाटर की अमाउंट कम है, और जब यूरिन आएगा तो यूरिन में वाटर कम होगा, दैट इज़ जो यूरिन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ADH है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। अब हम देखेंगे कि यूरिन हाउ डज इट डज हिज जॉब, कि अब ADH अपना काम कैसे करता है। सो जो लास्ट है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये हमने बना दिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर एल्डोस्टेरोन का इसमें इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ADH का इफेक्ट। सिमिलरली जो यहाँ पर सरपेंटाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ADH यहाँ पर आया बाय द सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस के थ्रू, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होते हुए। जब यहाँ पर ADH ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जब यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो वो G स्टिमुलेटरी सिक्रीट करता है, और जो एडिनाइलाइल साइक्लेस ATP को फिर CAMP में चेंज कर देता है बाय द हार्मोनल रेगुलेशन। फिर प्रोटीन काइनेज A, और प्रोटीन काइनेज A जो होती है वो फॉस्फोराइलेशन करा देती है, फॉस्फोराइलेशन करा देती है ऑफ दी
ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करा देती है। तो अब ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बेसिकली होते क्या हैं? इसके अंदर इन द प्रिंसिपल सेल्स यहाँ पर एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं इन अ ग्रुप, और इनकी एक्वापोरिन्स की नेबर में दीज आर द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गए तो उसे खींच के ल्यूमिनल साइड की तरफ ले आता है। जब ल्यूमिनल साइड की तरफ आया तो यहाँ पर एक्वापोरिन बढ़ गए। जब एक्वापोरिन बढ़ गए सो इट विल बी बिकमिंग मोर वाटर परमिएबल। ये हमने मिटा दिया। अब ये वाटर परमिएबल ज़्यादा हो गया, और वाटर यहाँ से जितना भी वाटर आ रहा था एडीएच की प्रेजेंस में जितना भी वाटर आ रहा था वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड वॉल्यूम। यहाँ से जो आर्टरी जा रही थी वहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, और ये लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो अब वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया है इन लार्ज अमाउंट्स। जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया इन लार्ज अमाउंट तो जो यूरिन आएगा उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और डायूरेसिस को प्रिवेंट कर दिया होगा, एंटी होगा डायूरेटिक के, दैट इज एंटी डायूरेटिक होगा। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो जो यूरिन होगा वो उसे हम कहेंगे इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये था इफेक्ट ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन ऑन दी लेट कलेक्टिंग टिब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। सो आई होप आप लोग को समझ आया